जी बच्चों, ये देखिए मैंने शुरू किया था लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों चैप्टर है। बेसिकली ये जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये 91 से थोड़े रिवोल्यूशनरी लेवल पे शुरू हुए। ये बच्चों जो हमारे देश में शुरू हुए 91 ऑनवर्ड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये नाम आता है जिन्होंने इनको शुरू किया हमारे देश में। और बहुत ज्यादा बच्चों इसको उन्होंने जैसे कहते हैं प्लान तरीके से बहुत ही started by Dr. Manmohan Singh, who was finance minister that time. That time he was prime minister for 2 tenures. ये क्योंकि बच्चों इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस बच्चों 2-3 बार आए, अभी तो आजकल आए हुए हैं कोरोना की वजह से। और फाइनेंशियल क्राइसिस आए हमारे देश में ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल में भी आए थे। फिर बच्चों 91 में तो बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली इंडिया में आए थे। देखिए कभी तो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। एक ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल हुआ, बैंक डूबे थे, लेमैन ब्रदर्स एंड ऑल, वो बच्चों पूरे इंटरनेशनल लेवल पे थे। और फाइनेंशियल क्राइसिस एज आई टोल्ड यू अभी भी आए हुए हैं, लेकिन ये भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो कब फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हम ये माने कि इंटरनेट मतलब ये अभी जो है, ये जो 91 के हैं, ये सिर्फ इंडिया में आए थे। तब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति, आर्थिक क्रांति। इट स्टार्टेड इन आवर कंट्री, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। ये गवर्नमेंट ने तब शुरू किया था और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या हो रहा था देखिए, उस वक्त प्राइसेस वर शूटिंग अप, फॉरेन रिजर्व्स ड्रेन्ड आउट, इंडिया वाज सिंकिंग। सोचिए आप क्या एक्सप्रेशन है। India's 5-year plan did not take the country anywhere. Major sectors of the economy suffered due to over-regulation. Over-regulation होता है सरकारी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप। High tariff duties, taxes crippled economic activity. The license permit Raj did not allow many to set up units because politicians have got interference. The economy was virtually bleeding. Bureaucracy dictated economic policy. The economic reforms that were unleashed by then Finance Minister, Dr. Manmohan Singh, saved the day for India. The famous LPG, liberalization, privatization, and globalization era saw many radical and sweeping changes in trade and industrial policy, loosening of controls, financial sector reforms, etc. The reforms process in India was initiated with the aim of accelerating the pace of economic growth and eradication of poverty. आप देखिए बच्चों, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो बहुत बड़ा फैसला है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए। आप एक्सप्रेशन देखिए, इतना सटीक है कि हालत क्या थी। फॉरेन एक्सचेंज खत्म, जॉब्स नहीं, लाइसेंस राज, ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेशन, पॉलिटिशियन का भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्राइबरी, लाइसेंस देंगे। Many industries said no, we don't want to establish industry.
समझे? अब ये बता रहे हैं यहां पर एक कंपैरेटिव पोजीशन बिफोर रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड एंड आफ्टर रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। उस वक्त बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ये था। और अभी क्या हो गया? ओपन इकोनॉमी है, रेस्ट्रिक्शंस ईज्ड है, कंट्रोल्स एलिमिनेटेड है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रिमूव्ड है, ये अभी हो गया है। डी लाइसेंसिंग हो गई है, डी रेगुलेशन हो गया है, डी रिजर्वेशन हो गया है। डी लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का मतलब है सरकार से बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सरकारी इंटरफेरेंस भी नहीं है, इसको डी रेगुलेशन बोलते हैं। डी रिजर्वेशन, इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, वो भी हट गया है। गवर्नमेंट अब हल्के हल्के एग्जिट कर चुकी है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में। सरकार समझ गई है कि हमारे बस का बिजनेस चलाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर लॉसेज में है, इनएफिशिएंसी है, लोग काम नहीं करते सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाने का खतरा होता है, इसलिए लोग काम करते हैं, एफिशिएंसी है। समझे बच्चों? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करने लगा है, मल्टीनेशनल्स आने लगी हैं। ओपन इकोनॉमी, रेस्ट्रिक्शन ईज्ड। देखिए याद भी करना है बच्चों, डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन। कोई कहेगा हुआ क्या? सर सर आप इस चीज को समझो, सरकारी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बिजनेस को प्रॉस्पर नहीं करने दे रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट कहती है भैया नहीं चलेगा, ऐसे हमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं चलेगा? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट का पॉलिटिशियन सेटअप है। मैं बच्चों एक एग्जांपल देता हूं। एक होटल होता था द्रोना, अभी भी है यहां प्रिंस चौक के पास। ये सरकारी है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का है। और जो और शहर में होटल देखते हो वो प्राइवेट होते हैं, ये सरकारी होटल बच्चों। हाफ ऑफ द होटल से ज्यादा एमएलएज ऑफ उत्तराखंड इसमें रूम लेके रखते थे या उनके रिलेटिव रहते थे, क्योंकि ये सरकारी था। वो एक पर्ची लिख देते थे, तो ये मिसयूज था प्रॉपर्टी का। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है। एम्प्लॉय ये सोचते हैं तो सरकार की है, मिलती उसको ऑफिस के लिए, वो उसकी फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, ऑफिस के डिवाइसेस फैमिली यूज कर रही है, तो उनको लगता है सरकारी चीज है यार, यूज करो। और प्लस वर्क कल्चर नहीं है। ये आप पब्लिक सेक्टर के ड्रॉबैक्स जानते हो। नो वर्क कल्चर, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सन इन लॉ। अब आप सोचो, सन इन लॉ को जो रेस्पेक्ट मिलती है, सपोज आपके पापा नानी के घर जाए, नाना के घर जाए, तो खूब काम कराते हो, निपेल देते हैं, चलो बेटा सब्जी वब्जी काटो। बल्कि मैं जान के बोल रहा हूं सरकास्टिक वे में, आप भी जानते हो ऐसा नहीं होता है। एक कल्चर है इंडिया का टू रेस्पेक्ट द सन इन लॉ। एंड अगर जो नॉर्मल रूटीन में वहां पर एक वेजिटेबल बनेगी तो वो सन इन लॉ के लिए दो बनाएंगे, आवाभगत होती है। तो ये वर्ड यूज होता है किसके लिए? और उसे कोई काम के लिए नहीं कहता इन लॉज में। ये गवर्नमेंट का सन इन लॉ होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। ये सेइंग है, मैंने नहीं बनाई है, ये लोग कहते हैं। इट मीन नो वर्क कल्चर। जब वर्क कल्चर ही नहीं होगा, एक आदमी परमानेंट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। When a person is permanent and he will not work, what will happen? The institution will suffer. There will be losses, and
wrong policy decision making, interference of the politician in public sector, misuse of property, फाइल चल रही है। सरकारी दफ्तरों की स्थिति, एक प्रोग्राम आया करता था पहले, कभी यूट्यूब में डाल के देखिएगा, ऑफिस। ये मिस्टर पंकज कपूर इसमें एक्टिंग किया करते थे। आपको सरकारी ऑफिस का हालत यदि देखने का, भी यूट्यूब में डाल के देख लेना, ऑफिस मिस्टर पंकज कपूर। ये बच्चों आपको पता लग जाएगा, जो शाहिद कपूर के फादर है वो। तो इससे आपको यह पता चलेगा बच्चों कि क्या कल्चर है हमारा ऑफिसेस का। जब वर्क कल्चर ही नहीं होगा भाई, तो क्या करेंगे लोग? समझ गया? तो ये चीजें, इनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, प्राइवेट सेक्टर, जब नौकरी पे तलवार लटकेगी दोस्त, काम तो उसका गुरु भी करेगा। मल्टीनेशनल डोमिनेटिंग, मल्टीनेशनल टक्कर दे रही है इकोनॉमिक सिनेरियो में। कंट्रोल, ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस, एलिमिनेटिंग बैरियर्स, लूजनिंग द ग्रिप ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी so that it can blossom and flourish. It is a wonderful explanation. It is all the impact of economic reforms on the economy of my country. अब आता है what is liberalization? It is a move towards a market oriented economy, free from all kinds of control. Deregulation of market, reduction of taxes, loosening of controls, opening the doors to foreign investors. आने दो फॉरेनर्स को। बच्चों एक प्रॉब्लम थी, एक जमाना था जब, एक थोड़ा सा आप इस बात को समझ लो, कभी स्थिति कुछ और होती है, कभी स्थिति कुछ और होती है, कभी एक फैसला कभी हम लेते हैं, कभी उसके विपरीत फैसला लेते हैं। ये परिस्थितियां होती है, फेजेस होते हैं, ये फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है। जब इंडिया आजाद हुआ, विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज, जैसे अभी हम चाइना के गुड्स का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बार बार डिस्टर्ब करता है टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेकर। सबको पता पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या रेपुटेशन है, बस वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूएनओ का एक मेंबर है, वीटो पावर है, इसलिए लोग उससे डायरेक्ट नहीं उलझते। पूरा वर्ल्ड उसकी हरकतों से परेशान है। कोरोना भी उसी की देन है, और वर्ल्ड में जो इंस्टेबिलिटी है, आसपास नेबर से झगड़ा है जब, लेकिन वही होता है बच्चों, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, जहां हमारा घर है, जो भी जैसा पड़ोसी है, वी हैव टू बियर विद दिस। अब जहां टेरिटोरियल बाउंड्रीज है इंडिया की, अब हम इंडिया को उठा के नहीं, जैसे हम घर नहीं उठा के ले जा सकते रोज रोज, ऐसे इंडिया को भी उठा के कहीं नहीं ले जा सकते। और बच्चों ये रियलिटी है कि इंडिया की टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत अच्छा देश है ये, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो भी हो, बट बच्चों टॉलरेंस है लोगों में, लोग भक्ति करते हैं अपने अपने तरीके से। प्लीज समझिए, मैं बहुत बहुत समझ के कुछ बोल रहा हूं। लोग अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं, भगवान से डरते हैं। वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी द इंडियंस आर। हम डायरेक्ट पंगे नहीं लेते, बट कोई पंगा ले ले तो फिर छोड़ते भी नहीं है। आर्मी के को सल्यूट करते हुए कह रहा हूं। तो ये
चीजें जैसे कंट्री की बाउंड्रीज के आसपास चीजें होती है, वैसा ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाता है। मैं यहां पर हिंट देना चाहता हूं, जैसे आजकल हम लोग चाइना की को बाइकआउट कर रहे हैं, कोरोना भी एक बहुत बड़ा कारण है और उसकी हरकतें भी जो टेरिटोरियल, ऐसे ही एक जमाने में हम अंग्रेजों को बाइकआउट करते थे। स्वदेशी आंदोलन, नमक का आंदोलन, महात्मा गांधी जी का तरह तरह का विरोध था। अब विरोध करने में भी बच्चों दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ गरम दल वाले होते हैं, कुछ नरम दल वाले होते हैं। नरम वाले होते हैं बच्चों महात्मा गांधी, जो नॉन वायलेंस से चाहते थे कि देश आजाद हो, और सुभाष चंद्र बोस जैसे और भगत सिंह जी जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, वो जानते थे कि कुछ कहावत होती है कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। तो 1947 में सबकी मेहनत से, जो ये कई लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, देश को आजादी मिली। उस वक्त बच्चों इकोनॉमिक कंट्री की बहुत बुरी थी। अंग्रेजों ने पूरा जो कहते हैं जूस निकाल लिया था इकोनॉमी का, गोल्ड जा चुका था। 200 साल बाद हम आजाद हुए थे। तो उस वक्त पब्लिक सेक्टर एक रेमेडी था। उस वक्त ध्यान से सुनना है, जरा सी बात है, बड़ी टेढ़ी बात नहीं है। उस वक्त 47 में यही ठीक था। तो नेशनलाइजेशन वॉज अ रेमेडी। Nationalization was a remedy in 1950s. 1950s में नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, एक रेमेडी थी। बट 91 तक आते आते, और बच्चों एक और कहावत आती है जो अक्सर बुक्स में भी मिलती है, बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। जब अंग्रेज आए थे, वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को के नाम से, और फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और पूरा इंडिया कब्जा लिया। दे केम विद दिस कंपनी। Indians was scared of, we don't want any foreigner to come. So 1951 से लेकर 1991 तक we believed in Swadeshi. That was not enough. The population was growing. Illiteracy was there. Corruption was there. And public sector failed. आई टोल्ड यू ना, 1951 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन लगाया। क्या क्या किया? बैंक्स नेशनलाइज्ड, इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एयरवेज, टेलीकम्युनिकेशन, सब पब्लिक सेक्टर, सब पब्लिक सेक्टर। सरकार ने कहा हम संरक्षण देंगे, हम देश का भला करेंगे, हम सस्ते उसते देंगे। लेकिन बच्चों एक समय के बाद क्या हुआ? एक समय के बाद लॉसेस शुरू हो गए, पब्लिक सेक्टर फ्लॉप शो हो गया, और कंट्री में इंपोर्ट होता रहा, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स रही। इट कंटिन्यूड एंड टेक्नोलॉजी रही, और 91 में आते आते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया, सिर्फ 3 वीक्स का बचा। बच्चों एक ऐसा समय आया देश में, देश का सोना जो हमारे यहां कंट्री का रिजर्व है, उसको प्लेज करना पड़ा, और वो शिप में गया बाहर देश के। द गोल्ड प्लेज किया, हांगकांग या कहां गया, लोन लिया ना हमने, कितना लोगों, उन्होंने कहा गोल्ड प्लेज करो। गोल्ड प्लेज्ड, जो फॉरेन रिजर्व, जो हमारा रिजर्व है, पढ़ लीजिएगा आप।
बाय इंडिया फॉर लोन्स। अब सर हम लोन्स ही लिए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, फॉरेन एक्सचेंज से। और बच्चों ये देश की खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव जी वॉज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा ये क्या सुन रहा हूं मैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक सुन रहे हो सर। अब इंडिया में होता क्या है, पैचअप करते हैं कि यार बस जुगाड़ कर लो किसी तरीके से। उन्होंने कहा नहीं हो सकता सर, पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी जर्जर हो गई है। जैसे आपने देखा होगा एक पुराना मकान होता है, लोग कुछ साल तक उसको चलाते रहते हैं, फिर आजकल आपने देखा है लोग उन्हें गिराकर दोबारा से बनाते हैं, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। वो लॉजिक लगाइए। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा और पैचअप नहीं हो सकता, बहुत जर्जर हो गया है ये, बड़ी फॉल्टी प्रैक्टिस है। हम हर चीज किसमें चल रही है हमारे यहाँ, पब्लिक सेक्टर में लाइसेंस राज है, हर चीज गवर्नमेंट से परमिशन लो, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास रिजर्व है। तो जवाब मिला यार हमें डर है कोई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ना। उन्होंने कहा सर अब इंडिया यूनाइटेड इंडिया है। उस वक्त अलग अलग राजा लोग थे जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया था, हिंदू मुस्लिम में किया, राजाओं में भड़काया। दैट वाज अ डिफरेंट सिनारियो। अभी उनका यह कहना था कि नहीं अभी नहीं हो सकता। अब वर्ल्ड में यूएनओ और डब्ल्यूटीओ और पूरे वर्ल्ड में अब कोई कंट्री दूसरे पे कब्जा नहीं कर सकता। आप डरो मत, कुछ नहीं, और फॉरेनर नहीं आएंगे, फॉरेन की टेक्नोलॉजी आएगी, वो प्रॉफिट कमाएंगे, कमाने देना, टेक्नोलॉजी तो बताएंगे, इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। हर चीज पे तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, फॉरेन को नहीं आने देना। तो अब ठीक है, जब फॉरेनर ही नहीं आएंगे तो करेंसी कहां से आएगी? अब पेट्रोल का क्या करोगे भाई, दवाइयों का क्या करोगे? सबसे मेन तो हमारी कंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी कंट्री में अपना जो कंजम्पशन है वो 30-40% भी नहीं है। आप सोचो, और पेट्रोल और डीजल और एलपी जो गैस है, यही तो हमारी लाइफ की बैकबोन है। मैं जहां पर बैठ के पढ़ा रहा हूं वहां मैं अपनी गाड़ी से ही तो आया हूं भाई। अभी मुझे कोई बोले कि कॉलेज आना है तो मैं कैसे आऊंगा यार? पेट्रोल तो होगा उस व्हीकल में जिससे मैं आऊंगा। तो यदि वो ही नहीं होगा तो इकोनॉमी और रुक जाएगी। अब आप बनाते रहिए ये पॉलिसी, फिर बच्चों ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये लिबरलाइजेशन एंड ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, ये कहानी है इसकी सारी। और तब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी प्राइवेटाइजेशन करा, एक एंगल, एक रिपेयर नहीं करी सर, पूरा ढांचा बदल दिया, पूरी इकोनॉमी का सारा स्ट्रक्चर बदल दिया। प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, एमएनसीज को आने दिया, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना शुरू किया, रेस्ट्रिक्शंस खत्म करी, उनकी परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इंडिया में आके उनको बोला बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, ले जा लो प्रॉफिट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी करी, बहुत सारे इकोनॉमिक फैसले करे, टेक्निकल टर्म्स है ये। और उससे क्या हुआ, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यूएट करा, डीवैल्यूएशन, बोला नहीं हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, आपकी ज्यादा है। इससे क्या हुआ, हमने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करा। आज बच्चों हमारा कंट्री आप चेक कर लीजिए, अप्रॉक्स $500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आज, नवंबर 2020 को अप्रॉक्स चेक कर लेंगे अभी, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये और ये इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक नतीजा है। और आज बच्चों फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती हैं, एमएनसीज आती हैं, और अब इंडिया और हल्के हल्के इस तरह की मुहिम को और चलाने लगा है, मेक इन इंडिया वगैरह। ये सब जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज हैं सेल्फ सफिशिएंसी की, ये ग्रो कर रही है।
इंडियन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ग्रेजुअली, बट थिंग्स आर मच मोर बेटर देन द प्रायर सिनेरियो। ठीक है बच्चों, अभी